नमस्कार दोस्तों, टेक गुरु वीवीयू विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस सेशन में हम IS 800 के बारे में बात करेंगे। IS 800 इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील। दोस्तों, इस सेशन शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर 1 to 5 बेसिक ऑफ फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पार्ट 1 to 7, वेल्डिंग डिफेक्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट 1 and 2, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस प्रायर टू पेंटिंग पार्ट 1 to 4, पेंटिंग एप्लीकेशन पार्ट 1 and 2 एंड पेंटिंग डिफेक्ट, टाइप ऑफ डिफेक्ट एंड रेमेडी इन पेंटिंग इन हिंदी। दोस्तों, ये जो सेगमेंट जैसा कि आपको हमने बताया, इसके रिलेटेड हमने वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में यूट्यूब पर हमने अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों आप लोगों के बीच में शेयर कर चुके हैं। दोस्तों, जो भी रिलेटेड वीडियो है उसे ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो भी पॉजिटिवली फीडबैक हमें भी दीजिए। जो भी फीडबैक आप दीजिएगा उसका हार्टली तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं IS 800 के बारे में। दोस्तों, IS 800 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील। दोस्तों, ये जो IS 800 है, इसमें टोटल 12 सेगमेंट है और 7 अपेंडिक्स है। दोस्तों, हम जो इम्पोर्टेंट है हम लोग को स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन के लिए, फील्ड वर्क के लिए, उस सेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा हमने आपको ऊपर में हाईलाइट करके हम दिखा दिया है, सेक्शन 2 मटेरियल और सेक्शन 11 फैब्रिकेशन इन इरेक्शन, तथा अपेंडिक्स F में हम कनेक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा और भी किसी जो भी सेक्शन डिस्क्राइब सेक्शन दिया हुआ है, अगर इस पर किसी को ज़रूरत है वीडियो बनाने का तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका स्वागत है। हम डेफिनेटली उस पर हम एक्शन लेंगे और वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन 1 जनरल। दोस्तों, ये जो जनरल है उसमें क्या दिया हुआ है, जो पहला सेक्शन 1 है IS 800 का, उसमें दोस्तों स्कोप, रेफरेंस, टर्मिनोलॉजी, सिंबल, यूनिट, स्टैंडर्ड डायमेंशन, फॉर्म एंड वेट, प्लान एंड ड्राइंग एंड कन्वेक्शन 4 मेंबर एक्सिस दिया हुआ है। दोस्तों, इस सेक्शन में हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हम स्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो सेक्शन 8 IS 800 का जो है उसमें स्कोप में क्या क्या है, क्या क्या कवर किया हुआ है, थोड़ा समराइज उसका डिटेल हम जानते हैं। उसके बाद हम दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे मटेरियल की तरफ। तो दोस्तों, दिस स्टैंडर्ड अप्लाई टू जनरल कंस्ट्रक्शन यूजिंग हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन ज्वाइंट यूजिंग रिवेटिंग, बोल्टिंग एंड वेल्डिंग। स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ब्रिज, चिमनी, क्रेन, टैंक, ट्रांसमिशन लाइन, टावर, बल्क स्टोरेज स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, कोल्ड फॉर्म लाइट गेज स्टील सेक्शन ETC आर कवर्ड इन सेपरेट स्टैंडर्ड। दोस्तों, जो स्टैंडर्ड है वो जनरल कंस्ट्रक्शन हॉट रोल्ड स्टील का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको कवर करता है, जिसमें हम वेल्डिंग, रिवेटिंग और बोल्डिंग से मटेरियल को ज्वाइंट करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो स्पेशल प्रोविज़न है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट का, उसको सेपरेट स्टैंडर्ड में कवर किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिस स्टैंडर्ड गिव ओनली ग्रेट जनरल गाइडेंस एज रिगार्ड द वेरियस लोड टू बी कंसीडर्ड इन डिजाइन फॉर एक्चुअल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन टू बी यूज्ड। रेफरेंस में बी एज IS 875 फॉर डेड, लाइव, स्नो एंड विंड लोड एंड टू IS 1893 फोर्थ अर्थक्वेक लोड। दोस्तों, ये क्या है, जो स्ट्रक्चर में जो आइडिया दिया हुआ है, जनरल गाइडलाइन है लोडिंग के बारे में। कुछ स्पेसिफिक हम लोड के बारे में जानेंगे, या फिर हमें एक्चुअल लोड कैलकुलेट करना है तो हम कम्बिनेशन, जितना भी स्ट्रक्चरल मेंबर का कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर का लोड कैलकुलेट करके हम स्पेसिफिक लोड निकालते हैं। या फिर
अगर हम बात करें एक्चुअल लोड का कम्बिनेशन ऑफ यूज करेंगे तो रेफरेंस IS 875 यूज करते हैं हम डेड लोड के लिए, और विंड लोड स्नो लोड के लिए IS 1893 और अर्थक्वेक लोड के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है तो 1.1.3 में बात करते हैं दोस्तों। तो फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन रिक्वायरमेंट कवर इन दिस स्टैंडर्ड आर जनरल एंड मिनिमम नेसेसरी क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड वर्कमैनशिप consistent with assumption in the design rule. The actual requirement may be further developed as per the other standard or project specification, the type of structure and method of construction. दोस्तों है क्या कि इस जो IS 800 में फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन के बारे में जो नेसेसरी मिनिमम क्वालिटी का जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, दिया हुआ है। अगर हमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है तो उसको फर्दर हमें डेवलप करना पड़ेगा, और साथ साथ जो क्लाइंट प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकेशन है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उसके बेस पे हमें फर्दर डिसीजन लेना पड़ेगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं 1.1.4 क्या है, फॉर सिस्मिक डिजाइन रिकमेंडेशन pertaining of steel frame only are covered in this standard. For more detailed information on seismic design on other structural and non-structural component, reference should be made to IS 1893 part 1 and other special publication on the subject. अगर सिस्मिक लोड की डिज़ाइन की बात करते हैं दोस्तों तो ये सिर्फ नॉर्मल पर्टेनिंग ऑफ फ्रेम ओनली कवर्ड दिस स्टैंडर्ड, एक पार्ट को कवर किया हुआ है, अदर जो है डिटेल के लिए आपको फर्दर स्टैंडर्ड को रेफरेंस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि जो IS 800 है वो जनरल गाइडलाइन दिया हुआ है इसमें स्ट्रक्चरल मेंबर के स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन 2 मटेरियल के बारे में। जैसे दोस्तों हमने आपको बताया था, हाईलाइट किया था, बता दिया कि मटेरियल एंड फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन के बारे में फर्दर लॉन्ग में डिस्कस करें। दोस्तों जनरल क्या है, मटेरियल का रिक्वायरमेंट क्या है, तो द मटेरियल प्रॉपर्टीज गिवन इन दिस सेक्शन आर नॉमिनल वैल्यू टू बी एक्सेप्टेड एंड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू इन डिजाइन कैलकुलेशन। जो मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, नॉमिनल वैल्यू जो इसमें दिया हुआ है दोस्तों, वो डिजाइन कैलकुलेशन के बेस पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में। तो द प्रोविजन इन दिस सेक्शन आर अप्लीकेबल टू द स्टील कॉमनली यूज इन स्टील कंस्ट्रक्शन, नेमली स्ट्रक्चरल मिल्ड स्टील एंड हाई टेंसाइल स्ट्रक्चरल स्टील। दोस्तों इस सेक्शन में जो कवर किया हुआ है प्रोविजन है वो कॉमनली जो स्टील उस स्टील कंस्ट्रक्शन में जो यूज होता है उस स्टील के बारे में जिक्र किया हुआ है, जिसमें मिल्ड स्टील और हाई टेंसाइल स्टील यूज होता है। ऑल द स्ट्रक्चरल स्टील यूज इन जनरल कंस्ट्रक्शन कमिंग अंडर द प्रीव्यू ऑफ दिस स्टैंडर्ड शैल बिफोर फैब्रिकेशन कन्फर्म टू IS 2062। दोस्तों जो स्ट्रक्चरल स्टील जितना भी है वो जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। यूज से पहले IS 2062 को कंफर्म करना चाहिए, उसको ओबे करना चाहिए। दोस्तों IS 2062 पर एक फर्दर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, एक सेशन बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में बताएंगे कि IS 2062 किसको कंफर्म करता है, उसमें क्या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मटेरियल के बारे में, टेस्टिंग के बारे में। IS 2062 के लिए दोस्तों हम एक अलग से सेशन में वीडियो बनाएंगे आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल स्टील अदर दैन दोज स्पेसिफाइड इन 2.2.1 मीन्स IS 2062 may also be used provided that the permissible stress and other design provision are suitably modified and the steel is also suitable for the type of fabrication adopted। दोस्तों क्या है कि जो IS 2062 में स्ट्रक्चरल का प्रॉपर्टी दिया हुआ है वो अगर कुछ भी ऐसा भी स्ट्रक्चर है जो उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है
तो डिपेंड ऑन डिजाइन एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ उसको यूज करते हैं, उस बेस पर हम कहीं उसको यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्टील दैट इज नॉट सपोर्टिंग बाय मिल टेस्ट रिजल्ट मे बी यूज्ड ओनली इन अनइम्पोर्टेंट मेंबर एंड डिटेल्स where their properties such as ductility and weldability would not affect the performance requirement of the member and the structure as whole. However, such steel may be used in a structural system after confirming their quality by carrying out appropriate test in accordance with the method specified in IS 1608। दोस्तों क्या है कि समटाइम्स अगर मेरे पास जो भी स्ट्रक्चरल स्टील मटेरियल अवेलेबल है, अगर उसका मिल टेस्ट MTC मिल टेस्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो भी हम उस मटेरियल को यूज कर सकते हैं। बट जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं ऐसा हमें ध्यान रखना है कि उसी पोजीशन पे उसको हम यूज कर सकते हैं जहाँ से पूरे सिस्टम जो स्ट्रक्चरल मेंबर है उसका प्रॉपर्टीज लोड कैरिंग कर कैपेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़े, उस पोजीशन पे हम यूज कर सकते हैं। या फर्दर उस पार्टिकुलर मटेरियल का IS 1608 के अकॉर्डिंग जो भी लैब टेस्टिंग दिया हुआ है, परफॉर्मा दिया हुआ है, अगर उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करते हैं फिर हम उसको प्रॉपर्टीज को IS 2062 के अकॉर्डिंग वेरीफाई करते हैं। अगर वो सूटेबल है मटेरियल, कंफर्म कर रहा है IS 2062 के रिक्वायरमेंट को और मेरा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट को, तो उस मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं लोड मेंबर के जगह पे। अदरवाइज दोस्तों हम उस मटेरियल को जिसका मिल टेस्ट अवेलेबल नहीं है, आइडेंटिफिकेशन अवेलेबल है नहीं है, उस मटेरियल को हम लोड बियरिंग मेंबर के जगह पे या फिर जहाँ स्ट्रक्चर का जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहाँ स्ट्रक्चर का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है उस पोजीशन पे उस मटेरियल को हम यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज के बारे में। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर फॉर यूज इन डिजाइन मे बी टेकन एज गिवन इन 2.2.4.1 एंड 2.2.4.2। दोस्तों जो स्ट्रक्चरल स्टील का जो प्रॉपर्टी है ये दो डिस्क्रिप्शन है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो 2.2.4.1 क्या बोलता है दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड मे बी टेकन एज यूनिट मास ऑफ स्टील। दोस्तों सम स्टील स्ट्रक्चर का जो प्रॉपर्टी होता है वो कंसिडरेशन हम करेंगे, जो जनरल कंसिडरेशन होता है कि यूनिट मास क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे, यंग्स मॉडुलस के बारे में बात करेंगे, वो कितना हम ले सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल स्टील है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात में करें तो इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड यूनिट मास कितना होता है स्ट्रक्चरल स्टील का, तो यूनिट वेट तो 7850 kg पर मीटर क्यूब। अगर बात करते हैं दोस्तों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का तो E इजकल टू, जिसको E से डिनोट करते हैं, E इजकल टू 2.0 × 10s न्यूटन पर mm² या MPa। चलिए दोस्तों अगर पॉइसन रेशियो की बात करते हैं, पॉइसन रेशियो को 0.3 कंसीडर करते हैं और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G इजकल टू 0.769 × 10s न्यूटन पर mm² या फिर MPa। अगर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं दोस्तों तो Cx इजकल टू 12 × 10 इंच पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में। तो द प्रिंसिपल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इम्पोर्टेंट इन डिजाइन आर द यील्ड स्ट्रेस, टेंसाइल और एलिमेंट स्ट्रेस, द मैक्सिमम परसेंटेज इलोंगेशन ऑन स्टैंडर्ड गज लेंथ एंड नोज टफनेस।
दोस्तों जो बेसिक डिजाइन में जो हमें जो रिक्वायरमेंट होता है स्ट्रक्चरल स्टील का, उसमें जो मेन मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसमें कंसीडर देखते हैं हम, यील्ड स्ट्रेस को देखते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस को देखते हैं, परसेंटेज इलोंगेशन को देखते हैं और नॉच टफनेस टेस्ट के बारे में हम देखते हैं। एक्सेप्ट फॉर नॉच टफनेस the other property are determined by conducting tensile test on sample cut from the plate section etc. in accordance with IS 1608. Commonly used property for common steel product of different specification are summarized in table 1. दोस्तों एक्सेप्ट नॉच टफनेस टेस्ट, अगर बाकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो उसका हम टेस्टिंग करते हैं। जो टेस्ट मेथड दिया हुआ है वो IS 1608 के अकॉर्डिंग हम टेस्ट करते हैं। दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन समराइज जो IS 800 में कुछ स्पेसिफिक समराइज जो दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है जिसमें ग्रेड और मैकेनिकल प्रॉपर्टी को दिया हुआ है, जो टेबल 1 में दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेबल 1 में क्या दिया हुआ है। दोस्तों टेबल 1 क्या है? टेंसाइल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील प्रोडक्ट, क्लॉज 1.3.113, 1.3.119 एंड 2.2.42। दोस्तों क्लॉज जो 1 से इनिशिएटिव किया हुआ है वो जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जनरल गाइडलाइन दिया हुआ है IS 800 का, उसमें है। बट अभी हमने जो रेफ़र कर रहे हैं 2.2.42 के इलोंगेट दिया हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं, सीरियल नंबर, इंडियन स्टैंडर्ड, क्लासिफिकेशन, ग्रेड एंड प्रॉपर्टीज में यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, इलोंगेशन, परसेंटेज। दोस्तों आप देखिए जो यील्ड स्ट्रेस वैल्यू दिया हुआ है वो मिनिमम है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस वैल्यू भी क्या है? मिनिमम है। इलोंगेशन क्या है? परसेंटेज मिनिमम। अगर हम मटेरियल को, किसी भी मटेरियल को IS 1608 के अकॉर्डिंग मैकेनिकल टेस्ट को करते हैं तो उसमें भी वैल्यू दिया हुआ है। अगर इस टेबल को कंफर्म करते हैं हम तो मिनिमम इतना वैल्यू जो टेबल में दिया हुआ है इतना वैल्यू होना चाहिए। जैसे दोस्तों एग्जांपल तौर पे आप देखें हम, जैसा कि इसमें दिया हुआ है IS 516, सीरियल नंबर 1, इंडियन स्टैंडर्ड IS 513। अगर ग्रेड की क्लासिफिकेशन करें तो D। तो अगर उस मटेरियल को टेस्ट करते हैं तो जो यील्ड स्ट्रेस होगा वो मिनिमम 280 MPa आना चाहिए। अगर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें तो 270 to 410 के बीच में, 270 से 410 के बीच में आना चाहिए। और परसेंटेज इलोंगेशन की बात करें तो मिनिमम 28% होना चाहिए। दोस्तों सिमिलरली इस टेबल में आप देख सकते हैं एक एक करके IS 513, उसके बाद में IS 814, IS 814 का अगर ग्रेड की बात करते हैं तो इसमें दिया EX40XX, EX41XX, EX42XX, EX43XX, EX44XX, EX50XX, EX51XX, EX52XX, EX53XX, EX54XX, EX55XX, EX56XX के क्रॉसपॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि यील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, जिसमें अगर 44 तक बात करते हैं तो मिनिमम में यील्ड स्ट्रेंथ 330 है। अगर 50 सीरीज की बात करते हैं 56 तक तो मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ 360 होना चाहिए। अगर सिमिलरली दोस्तों अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं EX 40 to 40 से 44 का तो 410 से 540 के बीच में होना चाहिए मिनिमम। अगर 50 से 56 की बात करें तो 510 से 610 के बीच में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों सिमिलरली क्या है, जो परसेंटेज इलोंगेशन ये जो सीरीज का मटेरियल का चेंज हो जाता है। जैसे 40 के लिए 16, 41 के लिए 20, 42 के लिए 22, 43 के लिए 24, 44 के लिए 24। सिमिलरली 50 की बात करें तो 50 के लिए 16, 51 के लिए 18, 52 के लिए 18, 53 के लिए 20, 54 के लिए 20, 55 के लिए 20 और 56 के लिए भी 20 की ज़रूरत है।
सिमिलरली दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगर IS 1079 की बात करते हैं तो इसमें 3 ग्रेड का डिफाइन है, DDD एंड EDD है, जिसका यील्ड स्ट्रेस के बारे में वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बट जो मिनिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होना चाहिए 240 से 400 के बीच में, DD का 260 से 390 के बीच में, EDD का 260 से 380 के बीच में। सिमिलरली परसेंटेज इलोंगेशन 25, 28, 32। सिमिलरली दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, अगर बात करेंगे IS 1367 के बारे में, तो आप देख लीजिए क्लासिफिकेशन जो ग्रेड दिया हुआ है 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 4। अगर 8.8 की बात करते हैं तो इसमें 2 क्लास हो जाता है। अगर थिकनेस दोस्तों अगर 16 mm से कम है तो कितना होना चाहिए अल्टीमेट स्ट्रेस का वैल्यू, और अगर उससे ज़्यादा है तो कितना होना चाहिए। सिमिलरली 9.8, 10.9, 10 के करस्पॉन्डिंग आप टेबल में दोस्तों देखिए अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और इलोंगेशन, परसेंटेज इलोंगेशन का वैल्यू दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, IS 1875 की बात करते हैं तो उसमें भी 4 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6 ग्रेड डिफाइंड किया हुआ है, जिसका करस्पॉन्डिंग यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और इलोंगेशन का वैल्यू दिया हुआ है, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं उसको। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो IS 190, IS 2002, IS 2062 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, आपको इनिशियल में ही हमने बताया कि जो IS 2062 को हम फर्दर क्लासिफिकेशन पे एक वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे, जिसमें जो डिफरेंट ग्रेड है उसके बारे में दिया हुआ है दोस्तों। अगर उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, अगर थिकनेस लेस देन 20 है तो कितना होना चाहिए, अगर थिकनेस 20 से 40 mm के बीच में तो कितना चाहिए, अगर थिकनेस 40 mm से ज़्यादा है तो कितना होना चाहिए। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप दोस्तों अल्टीमेट स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, डिफरेंट एक ग्रेड पे चेंज होता है। अगर ये और इलोंगेशन जो होता है वो भी अप्रोक्सीमेटली सबका सेम होता है, ठीक है। अगर फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो IS 3039 इसमें 3 ग्रेड होता है, 1, 2, 3, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलोंगेशन है, यील्ड, अल्टीमेट एंड इलोंगेशन वैल्यू दिया हुआ है। आगे दोस्तों IS 6240 में 2 ग्रेड होता है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग यील्ड स्ट्रेस, मिनिमम एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इलोंगेशन वैल्यू दिया हुआ है। सिमिलरली दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आप 9 नंबर पे आता है IS 3039, उसमें भी 3 कैटेगरी होता है, जिसका कन्फर्मिंग तो दिया हुआ है आपका यील्ड स्ट्रेस वैल्यू। 10 नंबर पे अगर देखेंगे तो IS 6240, IS 11th IS 7557, देन IS 9295, देन IS 1074। दोस्तों जो इंडियन स्टैंडर्ड आप लेते, इंडियन स्टैंडर्ड ग्रेड है, ये जितना भी ग्रेड हमने आपको बताया ये मटेरियल का ग्रेड है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर कहीं भी रेफरेंस आपको मिले तो इनिशियल जो IS स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है उस मटेरियल का जो ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और इलोंगेशन वेरी करता है। दोस्तों फिर अगर बात करें तो परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन शैल बी टेकन ओवर द गेज लेंथ 5.65 अंडर S0 या S0 ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। एब्रेशन, ऑर्डिनरी ड्राइंग, डीप ड्राइंग, EDD एक्स्ट्रा डीप ड्राइंग, स्ट्रेस एट 0.2%, नॉन प्रोपोर्शनल इलोंगेशन मिनिमम। तो दोस्तों जैसा आपने टेबल में देख लिया, डिफरेंट ग्रेड ऑफ मटेरियल का डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, साथ साथ जो IS स्टैंडर्ड है जिस मटेरियल को कंफर्म करता है वो सब डिवाइड, उसमें भी सब डिवीजन है और डिफरेंट मटेरियल का ग्रेड है। उसके दोस्तों उसके अकॉर्डिंग फिजिकल अगर बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टी, सिमिलरली बात करें तो हम केमिकल प्रॉपर्टी भी वेरी करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी रिवेट के बारे में। अगर मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, अभी बात करेंगे हम रिवेट जो यूज करते हैं। अगर ज्वाइंट में रिवेट जो ज्वाइंट हम यूज करते हैं, रिवेट यूज करते हैं
तो उस रिवेट का जो प्रॉपर्टी होता है उसको कैसे, किसको क्वालिफाई करेगा, किसको फॉलो करेगा। तो दोस्तों रिवेट शैल बी मैन्युफैक्चर फॉर स्टील confirming IS 7557, they may also be manufactured from steel IS conforming to IS 2062 provide that steel meet requirement given in IS 1148। दोस्तों अगर इस रिवेट की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो जो मटेरियल का ग्रेड है IS 755 ये 7557 या फिर IS 2062 को फॉलो कर सकता है, उससे दोनों मटेरियल हम यूज करके रिवेट बना सकते हैं। लेकिन जो कंफर्म होगा, जो फाइनल जो रिक्वायरमेंट होगा वो रिवेट का IS 1148 को फॉलो करना चाहिए। या फिर रिवेट सेल कन्फर्म टू IS 1929 एंड IS 2155 एट ए पीरियड। जो मैन्युफैक्चर्ड रिवेट है वो अगर कन्फर्म करना चाहिए IS 1929 और IS 2155 को फॉलो करना चाहिए। अगर बात करते हैं दोस्तों हाई टेंसाइल स्टील रिवेट के बारे में, तो अगर हाई टेंसाइल स्टील रिवेट है तो IS 1149 को फॉलो करना चाहिए। जो भी उसका प्रॉपर्टी है, शेप है, वो IS 1149 को फॉलो करेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर ये स्ट्रक्चर हम बात करेंगे रिवेटेड स्ट्रक्चर है तो रिवेट के बारे में बात कर दिए। नेक्स्ट बात करेंगे अगर बोल्टिंग स्ट्रक्चर है तो उसमें नट बोल्ट और वाशर को हम यूज करते हैं दोस्तों। तो जो नट बोल्ट वाशर है अगर उसको हम यूज करते हैं तो कौन सा IS स्टैंडर्ड को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो बोल्ट नट एंड वाशर सेल कन्फर्म एप्रोप्रिएट टू IS स्टैंडर्ड IS 1363 पार्ट 1 to 3, IS 1364 पार्ट 1 to 5, IS 1367 पार्ट 1 to 20, IS 3640 3757, IS 4000, IS 5369, IS 5370, IS 5372, IS 5374, IS 5624, IS 6610, IS 6623, IS 6639 and IS 6649। The recommendation in IS 4000 to be shall be followed। जैसे अगर दोस्तों अगर हम बोल्टिंग स्ट्रक्चर के बात करते हैं, जो द नट बोल्ट एंड वाशर है, जैसा कि आपको हमने बताया कॉरस्पॉन्डिंग इस IS स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। या फिर जो मेरा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है, जो रेफरेंस स्टैंडर्ड दिया हुआ है उसको के अकॉर्डिंग हम नट बोल्ट और वाशर को का जो क्राइटेरिया है, जो प्रॉपर्टीज है, वो उसको फॉलो रेफरेंस स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम अगर बात करेंगे तो स्टील कास्टिंग का, तो स्टील कास्टिंग अगर स्टील यूज हो रहा है दोस्तों तो स्टील कास्टिंग जो होगा वो कन्फर्म करेगा IS 1030 और IS 2708 के बारे में से कन्फर्म करेगा। सिमिलरली दोस्तों वेल्डिंग कंज्यूमेबल की बात करते हैं तो दोस्तों कवर्ड इलेक्ट्रोड सेल कन्फर्म IS 814 और IS 1395 एज एप्रोप्रिएट। अगर कंज्यूमेबल में अगर वेल्डेड स्ट्रक्चर है दोस्तों तो उसमें कंज्यूमेबल जो यूज करेंगे वो कवर इलेक्ट्रोड, बेयर वायर या फिलर वायर, जो सॉलिड वायर जो यूज करेंगे वो किसको इनको कन्फर्म करेगा। तो अगर कवर इलेक्ट्रोड की बात में करते हैं तो IS 814 और IS 1395 को फॉलो करेगा। अगर फिलर रॉड एंड वायर फॉर गैस वेल्डिंग सेल बी कन्फर्म IS 1278। अगर गैस वेल्डिंग की बात करते हैं और उस गैस वेल्डिंग में का फिलर रॉड जो यूज करते हैं वो IS 1278 को कन्फर्म करेगा। एंड द सप्लाई ऑफ सॉलिड फिलर वायर फॉर समर्ज आर्क वेल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील्स एंड कन्फर्म टू IS 1387। अगर बात करते हैं SAW समर्ज आर्क वेल्डिंग का जो फीलर वायर है तो IS 1387 को फॉलो करेगा। द बेयर वायर इलेक्ट्रोड फॉर समर्ज आर्क वेल्डिंग सेल कन्फर्म टू IS 7280। द कॉम्बिनेशन ऑफ वायर एंड फ्लक्स सेल satisfied द रिक्वायरमेंट ऑफ IS 316। दोस्तों अगर बेयर इलेक्ट्रोड की बात करते हैं SAW का तो 7280 को फॉलो करेगा। अगर वायर एंड फ्लक्स की बात करें तो IS कम्बिनेशन की बात करें तो IS 3613 को फॉलो करेगा।
फीलर रॉड एंड बेयर इलेक्ट्रोड फॉर गैस शील्डिंग मेटल आर्क वेल्डिंग सेल कन्फर्म IS 6419 एंड IS 65460 एज अप्रोप्रिएट। अगर बात करते हैं दोस्तों सिमिलर अदर मटेरियल का, तो अदर मटेरियल आज यूज इन एसोसिएशन विथ स्ट्रक्चरल स्टील वर्क सेल कन्फर्म अप्रोप्रिएट इंडियन स्टैंडर्ड। दोस्तों अगर हम बात करें मटेरियल रिक्वायरमेंट का, तो ओवरऑल आप लोग को जनरल आइडिया आ गया होगा कि अगर स्ट्रक्चरल स्टील का हम यूज करते हैं, अगर बोल्टेड स्ट्रक्चरल स्टील का कहीं भी कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, तो उसका जो मटेरियल का प्रॉपर्टी हो क्या होना चाहिए है, और किस स्टैंडर्ड को जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट का है वो के अकॉर्डिंग किस स्टैंडर्ड को प्रेफर करता है, उसके करस्पॉन्डिंग उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, या फर्दर जब हम उसके करस्पॉन्डिंग उस रेफरेंस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज ही हमको मिल जाएगा दोस्तों। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर कौन सा रेफरेंस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका मैकेनिकल और केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए। फर्दर अगर बात करते हैं सेक्शन दोस्तों, तो आगे अगर वो स्ट्रक्चर अगर रिवेटेड है तो हमने रिवेटेड के बारे में भी जनरल आइडिया ले लिया कि किस अगर रिवेट यूज कर रहे हैं तो किस टाइप का रिवेट यूज कर रहे हैं, तो वो किस स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा। अगर बोल्टेड स्ट्रक्चर है तो बोल्टेड स्ट्रक्चर में नट बोल्ट एंड वाशर का भी हमें आइडिया मिल गया कि अगर नट बोल्ट एंड वाशर है तो कौन सा ग्रेड है, प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा IS स्टैंडर्ड हम यूज करेंगे तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर स्टील में अगर कास्टिंग यूज हो रहा है तो उसका भी हमें आइडिया मिल गया कि कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे फॉर कास्टिंग के लिए। अगर वेल्डिंग के वेल्डेड स्ट्रक्चर है तो कंज्यूमेबल के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग कौन सा कंज्यूमेबल यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं वेल्डिंग के लिए, उसका करस्पॉन्डिंग कौन सा इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, इसका हमें जनरल आइडिया मिल गया कि कौन सा इलेक्ट्रोड है तो कौन सा स्टैंडर्ड IS स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे उसके लिए। सिमिलरली जो अदर कुछ मटेरियल यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम IS स्टैंडर्ड को रेफर करेंगे। तो दोस्तों ये रहा IS 800 सेक्शन 2 का मटेरियल सेक्शन 202। दोस्तों ओवरऑल हमें विश्वास है कि थोड़ा जनरल आइडिया आ गया होगा कि IS 800 सेक्शन 2 जो मटेरियल कार्ड को डिस्क्राइब करता है उसमें क्या दिया हुआ है और किसको फॉलो करना चाहिए, करस्पॉन्डिंग हमें फर्दर प्रोसेस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील में किसको फॉलो करना चाहिए, कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, इसका गाइडलाइन हमें मिल गया। दोस्तों इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन के बारे में शुरू करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।